स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एक कंट्री की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट उसके एजुकेशन सेक्टर से लिंक्ड होती है। फॉर दैट मैटर इंडिया, हम 2047 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहते हैं। क्या हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे? ये डिपेंड करता है हमारे एजुकेशन सेक्टर पर। कमिंग जनरेशंस हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूट कर पाती हैं, इस बात का भी फैसला हमारी एजुकेशन से ही होगा। और इसी वजह से 21st सेंचुरी में बदलती नीड्स को देखते हुए एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशनल पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था 2020 में, विच इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आफ्टर अ गैप ऑफ 34 इयर्स हमने हमारे एजुकेशन सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की। और इससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी, के कस्तूरीरंगन कमेटी। इसी कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी। आज इस एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किए हुए 4 साल से ज्यादा हो गए। क्या एक्चुअल में यह एजुकेशनल पॉलिसी हमारे एजुकेशन सेक्टर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन ला पाई है? क्या क्या चैलेंजेस पिछले 4 साल में हमने फेस किए हैं? आइए इन सब चीजों को समझते हैं। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5 ब्रॉड पिलर्स पर स्टैंड करती है। दैट इज एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके साथ साथ इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 उसको भी अचीव करना चाहते हैं। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइंड है। इसके साथ साथ अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्रॉपरली इन्फोर्स कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए, देन इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। और इसी वजह से इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के गोल्स भी बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव है। सबसे पहले हमारा गोल है कि हम फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमरेसी स्किल्स उसको अटेन कर पाए, उसको अचीव कर पाए। जब हम बात करते हैं फाउंडेशनल लर्निंग तो हम बात कर रहे हैं बेसिक रीडिंग और राइटिंग स्किल्स की, और इसी के साथ साथ न्यूमरेसी स्किल्स मतलब बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ये कैलकुलेशंस। हमारा गोल है कि यहां पर हम 2025 तक मतलब इसी साल ये अचीव कर पाए, ये अटेन कर पाए। इसके साथ साथ हम 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भी अचीव करना चाहते हैं, राइट फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। प्री स्कूल का मतलब होता है 3 to 6 ईयर ओल्ड, और सेकेंडरी लेवल मतलब 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स। तो हम कंप्लीट प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेट अचीव करना चाहते हैं बाय 2030। इसका मतलब यह है कि 3 से लेकर 18 साल तक का हर बच्चा स्कूल में इनरोल्ड होना चाहिए। यह तो रही बात हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की। हायर एजुकेशन को लेकर भी हमारा एक ट्रांसफॉर्मेटिव गोल है, और वो है 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 2035। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, दैट मींस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। तो हम चाहते हैं कि इंडिया के 50% बच्चे तो एटलीस्ट हायर एजुकेशन में इनरोल्ड हों। इसके साथ साथ वो बच्चे जो स्कूल जाना बंद कर चुके हैं, जो स्कूल सिस्टम से बाहर हो चुके हैं, ऐसे 2 करोड़ स्टूडेंट्स, 2 करोड़ बच्चे, उनको दोबारा से एजुकेशन के साथ जोड़ना थ्रू ओपन स्कूलिंग। और इसके साथ साथ जो हमारे टीचर्स हैं उनको क्वालिटेटिव ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, उनकी पेडागॉजी में चेंजेस लाए जाए, जिससे एक क्वालिटेटिव और इक्विटेबल एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा सके। और इसी वजह से एक इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश करना, ये इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा गोल है, सबसे बड़ा एम है। अब इसके गोल्स तो बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव है, लेकिन इन गोल्स को हम अचीव कैसे कर पाएंगे? क्या क्या फीचर्स डिजाइन की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन ट्रांसफॉर्मेटिव गोल्स को अचीव करने के लिए? आइए उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन उससे पहले दिसंबर 2024 में एक मेजर चेंज लाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और इसी वजह से यह दोबारा से न्यूज में बनी रही। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, उसके अंडर 8th क्लास तक के बच्चों को फेल करने से रोक दिया गया था, मतलब नो डिटेंशन पॉलिसी। 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स को आप डिटेन नहीं कर सकते, आपको उन्हें पास करना पड़ेगा। बट बहुत सारे स्टेट्स ने, स्पेशली पंजाब ने, इसको अपोज किया था। वो इस वजह से क्योंकि अगर बच्चों को डिटेन नहीं किया जाएगा तो फिर
बच्चों का एजुकेशन की तरफ जो इंटरेस्ट है या फिर जो डेडिकेशन है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। और ऐसा देखने को भी मिला, क्योंकि लर्निंग आउटकम्स में एक रिडक्शन देखने को मिल रहा था। और इसी वजह से दिसंबर 2024 में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अब दोबारा से स्कूल्स को अलाउ कर दिया गया है कि वो 8 क्लास तक के जो बच्चे हैं उन्हें डिटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 5th से लेकर 8 क्लास तक के स्टूडेंट्स को डिटेन करते हैं तो वहां पर आपको उन्हें दोबारा मौका देना पड़ेगा री एग्जामिनेशन का। अगर किसी स्टूडेंट को डिटेन किया जाता है तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करे, और एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा से उसे रीटेस्ट का मौका दे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप किया गया, इसके साथ साथ एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जा रही है कि अगर उसे डिटेन किया गया है तो वो 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा से रीटेस्ट दे सकता है, फिर से एग्जाम दे सकता है और पास हो सकता है, विच इज अ मेजर चेंज विच वॉज रिक्वायर्ड। अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की क्या क्या बेसिक फीचर्स। सबसे पहली फीचर है कि हमारा जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है। अभी तक हमारी स्कूल एजुकेशन 10+2 सिस्टम पर चलती थी। मतलब यह है कि हमारे यहां जो करिकुलम डिजाइन किया जाता है वो 1st to 10th क्लास तक के बच्चों के लिए किया जाता है। दैट मीन्स 6 to 16 ईयर्स। तो जो बच्चे 6 साल से कम हैं वो एजुकेशन सिस्टम से बाहर रह जाते हैं, नॉट कवर्ड। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था इट वाज डिजाइन्ड फॉर 6 to 18 ईयर ओल्ड। यहां पर जो टेक्स्ट बुक डिजाइन की जाती थी, बनाई जाती थी, वो 6 to 18 ईयर्स के बच्चों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की जाती थी। तो मतलब जो हमारे यहां अंडर 6 एज ग्रुप है, 3 to 6 ईयर्स ओल्ड, जिसको कहा जाता है आपका प्री प्राइमरी स्टेज, वो बच्चे एजुकेशन सिस्टम से बाहर रह जाते थे। उन पर स्पेसिफिक फोकस नहीं किया जाता था। बट अब इस एजुकेशनल पॉलिसी ने हमारे स्कूल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। अब एक नया स्ट्रक्चर अपनाया जा रहा है विच इज 5-3-3-4। मतलब यह है यहां पर बच्चों को 4 ब्रॉड एज ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है 3 to 6 ईयर ओल्ड, 3 to 6 ईयर्स ओल्ड, इसको कहा जाएगा प्री प्राइमरी। इसके बाद 2 ईयर्स ऑफ क्लास 1 and 2। तो मतलब सबसे पहली स्टेज कहलाएगी फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी है 3 to 6 ईयर ओल्ड, इसको कहा जाएगा प्री प्राइमरी स्टेज। प्री प्राइमरी स्टेज के बच्चों को क्या एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उसके लिए क्या करिकुलम प्रिस्क्राइब करना है, अब उस पर फोकस किया जाएगा, जो पहले नहीं हो रहा था। इसके बाद क्लास 1 and 2 दैट इज बिटवीन एजेस 6 to 8, इन बच्चों के लिए अलग से टेक्स्ट बुक्स डिजाइन की जाएंगी। सेकंड है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में क्लासेस 3 to 5 कवर की जाएंगी, मतलब 8 to 11 ईयर ओल्ड। इसके बाद है मिडिल स्टेज एंड देन सेकेंडरी स्टेज। तो अगर आप यहां पर देखेंगे 4 स्टेजेस में स्कूल एजुकेशन को डिवाइड कर दिया गया है। और अब 3 to 18 ईयर ओल्ड सारे बच्चे इस एजुकेशन सिस्टम में कवर किए जाएंगे। दैट मीन्स अलग अलग स्टेजेस को देखते हुए उनके लिए अलग अलग करिकुलम डिजाइन किया जाएगा। तो यहां पर प्री प्राइमरी स्टेज के जो बच्चे हैं उन पर भी स्पेसिफिक स्पेशल फोकस किया जाएगा। सो दैट ट्रेडिशनल 10+2 सिस्टम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय डेवलपमेंटल स्टेज बेस्ड फ्रेमवर्क। तो यहां पर एक बच्चे के डेवलपमेंट को देखते हुए, उसकी डेवलपमेंटल नीड्स को देखते हुए, उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को देखते हुए अलग से करिकुलम डिजाइन किया जाएगा। और इन्हीं 4 स्टेजेस के बेसिस पर जो स्टूडेंट इन बच्चों को पढ़ाने वाले हैं उनकी पेडागॉजी डिजाइन की जाएगी और उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। यह है सबसे पहले। दूसरा, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा गोल वो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी जैसे मैंने भी आपको बताया था, इसका मतलब होता है बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। अगर किसी स्टूडेंट में फाउंडेशनल लिटरेसी नहीं है, अगर वो ठीक से पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो जितने एम्स हैं एजुकेशन पॉलिसी के वो सब फेल हो जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है और यहां पर इस पर स्पेसिफिक फोकस किया जाएगा। और इसके लिए निपुण भारत मिशन जैसे मिशन चलाए जा रहे हैं,
निपुण भारत मिशन का एम ही यह है कि क्लास 2 में जब बच्चे आ जाएंगे, मतलब क्लास 2 तक का जो बच्चा है उसको बेसिक कैलकुलेशन आती हो और उसमें बेसिक लिटरेरी स्किल्स होनी चाहिए, मतलब वो इंग्लिश हिंदी को प्रॉपरली पढ़ सकता हो, उसे अंडरस्टैंड कर सकता हो, इंग्लिश हिंदी लिख सकता हो। ठीक है, सो बाय ग्रेड 2 वी हैव टू इंश्योर यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और इसके लिए अलग अलग मिशंस भी चलाए जा रहे हैं, जैसे निपुण भारत मिशन हो गया। इसके साथ साथ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसको भी रिवैम्प किया जा रहा है। क्लास 2 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से टेक्स्ट बुक्स डिजाइन की जा रही हैं जो यूनिवर्सल लिटरेसी और न्यूमरेसी को इंश्योर करवा सके। इसके साथ साथ गोल ये भी है कि हम एक होलिस्टिक और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। इसका मतलब यह है, साइंटिफिकली ये प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप एक छोटे बच्चे को उसकी मदर टंग में कुछ पढ़ाते हैं, कुछ समझाते हैं, तो वो ज्यादा जल्दी उसे ग्रास्प कर पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है। और इसी वजह से हमारा एम यह है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एटलीस्ट 5th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए वो उनकी मदर टंग में की जाए, एंड प्रेफरेबली अप टू क्लास 8। तो अगर पॉसिबल है तो क्लास 8 तक के जो स्टूडेंट है उन्हें जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो उनकी मदर टंग में ही होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारी जो हायर एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कोर्सेज हो गए, मेडिकल कोर्सेज हो गए, वो भी अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में हमें अवेलेबल करवाने हैं। पहले केवल इंग्लिश में ही आप हायर एजुकेशन को परस्यू कर पाते थे, बट अब आप अपनी मदर टंग में भी उसे परस्यू कर सकते हैं। सो इनिशिएटिव्स लाइक जादुई पिटारा, लर्निंग किट एंड रीजनल लैंग्वेजेस इंक्लूजन इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कोर्सेज enhance the accessibility and cultural connection। जादुई पिटारे की अगर मैं बात करता हूं, ये सच में जादुई पिटारा है। जादुई पिटारा एक छोटा सा बॉक्स होता है, जैसे आप यहां पर देखें, इसके अंदर स्टोरी बुक्स होती हैं, पोएम बुक्स होती हैं, पजल्स होती हैं, क्यू कार्ड्स होते हैं, कार्टून्स होते हैं, जिसके थ्रू एक छोटे बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उसकी बेसिक यूनिवर्सल लर्निंग स्किल्स जो है उनको बिल्ड किया जाता है। और ये जादुई पिटारा ना केवल फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल बल्कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो अगर बच्चे दूर दराज के इलाकों में रहते हैं तो वहां पर ई जादुई पिटारे के थ्रू उनकी यूनिवर्सल स्किल्स जो है उनको बिल्ड करवाया जाता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन के लिए बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, जैसे नीट का एग्जाम होता है, जेई का एग्जाम होता है, इनको भी रीजनल लैंग्वेजेस में अब कंडक्ट करवाया जा रहा है। स्पेशली 2024 आते आते 13 रीजनल लैंग्वेजेस में नीट और जेई के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, विच इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन इटसेल्फ। अब आप अपनी हायर एजुकेशन को भी अपनी मदर टंग में परस्यू कर सकते हैं, और जब आप मदर टंग में चीजों को पढ़ते हैं और समझते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया गया और सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को 4 ईयर प्रोग्राम बना दिया गया। अब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का फायदा क्या है? ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के 1 साल बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में नहीं है, तो आप 1 साल बाद भी अपने कोर्स को छोड़ सकते हैं। लेकिन 1 साल तक जो आपने पढ़ाई की है इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो जो आपने अभी तक एजुकेशन पाई है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद ही अपने कोर्स को छोड़ना चाहते हैं, उससे ड्रॉप आउट करना चाहते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप 2 साल के बाद किसी कोर्स से एग्जिट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, आपको एडवांस डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 3 साल पढ़ाई कर ली है और बस आप और ज्यादा नहीं इस कोर्स को परस्यू करना चाहते, तो आप 3 साल के बाद इस कोर्स को ड्रॉप कर सकते हैं और आपको एक बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी। और अगर आप पूरे 4 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको बैचलर्स प्लस रिसर्च की एक डिग्री मिलेगी। तो यहां पर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो अभी तक आप एजुकेशन गेन कर चुके हैं उसको भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। सो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इज एन एडिशनल फीचर, जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इसी वजह से अभी तक लगभग 105 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, जिसमें 19 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने
4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को अपना लिया है, स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ साथ हम ग्लोबली एक्सपैंड कर रहे हैं। हम इंडिया की जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उनके कैंपस इंडिया के बाहर भी ओपन अप कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आईआईटी मद्रास ने अपना एक कैंपस अफ्रीका के जंजीबार में ओपन किया है। इसके साथ साथ हम डिजिटल लर्निंग को भी प्रमोट कर रहे हैं, और डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी लॉन्च किए गए, जैसे पीएम ई विद्या, दीक्षा। ये दोनों ही इनिशिएटिव ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग उसको प्रमोट करने के लिए लाए गए हैं। इसके साथ साथ हमारे यहां स्कूल करिकुलम जो है उसको भी रीडिजाइन किया जा रहा है। अब देखिए, जब आपने स्कूल स्ट्रक्चर को ही 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, तो आपको करिकुलम को भी रीडिजाइन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ वो टीचर्स जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग भी नए सिरे से आपको करवानी पड़ेगी, और एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो पेडागॉगी होती है उसको भी आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और इसी वजह से इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका भी ख्याल रखा गया है। सो रिफॉर्म्स इन स्कूल करिकुला एंड पेडागॉगी। स्टूडेंट्स विल हैव इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। अभी तक क्या होता था, या तो आप साइंस साइड को परस्यू कर सकते हैं, या आप ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स को परस्यू कर सकते हैं। बड़े वाटर टाइट चेंबर हुआ करते थे। 11th में आके आपको डिसाइड करना पड़ता था कि भाई आप साइंस को परस्यू करना चाहते हैं, कॉमर्स परस्यू करना चाहते हैं, या फिर आप आर्ट साइड परस्यू करना चाहते हैं। बट अगर आप इंडिया के बाहर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को देखते तो वहां पर ऐसा नहीं था। वहां पर वाटर टाइट चेंबर नहीं थे। वहां पर आप मैथ्स के साथ म्यूजिक को परस्यू कर सकते थे, हिस्ट्री को परस्यू कर सकते थे। कुछ उसी लाइंस पर इंडिया में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिजाइन किया गया। यहां पर एक स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट दिया जाएगा। अब आप मैथमेटिक्स या साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी परस्यू कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके साथ साथ इंडिया में पुरानी एजुकेशनल पॉलिसीज जो हुआ करती थी उनमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, उनको कोई बहुत ज्यादा प्रमोट किया नहीं जाता था। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इनके बीच का जो गैप था उसको खत्म कर दिया गया। सो देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। इसके साथ साथ राइट फ्रॉम क्लास 6th वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। तो वोकेशनल एजुकेशन पर भी फोकस किया जाएगा। अगर आप यहां पर देखते हैं तो इंडिया में जो स्कूल एजुकेशन है या हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ अलाइन किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी एजुकेशन सिस्टम में सारी फीचर्स देखने को मिलती है। बट क्या हम ये सब अचीव कर पा रहे हैं? पिछले 4 साल में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके थ्रू हमने क्या क्या अचीव किया, हमारे अचीवमेंट्स क्या रहे, चलिए उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले प्ले बेस्ड लर्निंग। हमारे यहाँ लर्निंग का तरीका ट्रांसफॉर्म हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, जादुई पिटारा या फिर ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है। तो यस, प्ले बेस्ड लर्निंग, स्पेशली जो 3 to 6 ईयर्स के प्री प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनकी बेसिक स्किल्स को डेवलप करने के लिए प्ले बेस्ड लर्निंग मॉडल्स अपनाए जा रहे हैं, जैसे जादुई पिटारा। इसके साथ साथ मल्टीलिंगुअल एग्जाम्स। अब हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। हम मेजर एग्जाम्स जैसे नीट और जी वो आपकी लोकल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल करवा रहे हैं। अब वो बच्चे जो शायद हिंदी या इंग्लिश में इतने प्रोफिशिएंट नहीं थे उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो भी अपनी लोकल लैंग्वेज में वो इस एग्जाम को दे सकते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ग्लोबल कैंपस ओपन किए जा रहे हैं। हमने देखा आईआईटी मद्रास ने जंजीबार में एक कैंपस ओपन किया है, और टीचर्स को एक नए सिरे से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है थ्रू प्रोग्राम्स लाइक निष्ठा। निष्ठा प्रोग्राम हमारे यहाँ स्कूल लेवल पर जो टीचर्स हैं और स्कूल प्रिंसिपल्स हैं उनको नए सिरे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि पेडागॉगी को चेंज करना पड़ेगा। हमारे यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो टीचर्स की पेडागॉगी है उसे अलाइन करना पड़ेगा। बदलते हुए करिकुला के साथ टीचर्स को ज्यादा बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और इसीलिए बहुत सारे इनिशिएटिव जैसे निष्ठा उनको चलाया जा रहा है। सो यस, ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन के गोल को अचीव करने के लिए हमने पिछले 4 साल में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। बट इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं।
चलिए चैलेंजेस को तो समझेंगे, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उनको भी समझते हैं। अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूं तो एजुकेशन प्रोवाइड करना केवल यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्टेट्स भी इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। और इसी वजह से हमारे यहाँ एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर वर्क किया जा रहा है। स्पेशली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जयंत चौधरी, उन्होंने एम्फेसाइज किया है द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनईपी इंप्लीमेंटेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंस भी अवेलेबल करा रहा है, फाइनेंशियल हेल्प भी कर रहा है, जिससे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के गोल्स को अचीव किया जा सके। ऐसे ही पीएम श्री स्कीम, पीएम श्री स्कीम के अंडर 14,500 एग्जेम्पलरी स्कूल्स ओपन किए जा रहे हैं, जिन स्कूल्स में एक नए मॉडल के ऊपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और वोकेशनल एजुकेशन पर भी फोकस किया जाएगा। इसके साथ साथ नए असेसमेंट टूल्स डेवलप किए गए हैं एक स्टूडेंट के असेसमेंट को मेजर करने के लिए। सो टूल्स लाइक परख प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट मैट्रिक्स। इसके साथ साथ रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए भी नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए एप्लीकेशंस लॉन्च की गई हैं, जैसे विद्या समीक्षा केंद्र। तो हम न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के गोल्स को अचीव करने के लिए ई गवर्नेंस या यूं कहा जाए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ना केवल टीचर्स को बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, बल्कि एक स्टूडेंट की ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, उसको भी मेजर करने के लिए, कितना वो एजुकेशनल लेवल पर ग्रो कर पा रहा है, इन सब चीज को मॉनिटर करने के लिए। बट इसके अलावा भी पिछले 4 साल में काफी सारे चैलेंजेस हमने फेस किए हैं। चलिए उन चैलेंजेस को भी समझते हैं, क्योंकि चैलेंजेस को जितनी जल्दी हम रेक्टिफाई करेंगे, जितना जल्दी हम इन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे, उतना ही जल्दी हम हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो गोल्स हैं उन्हें अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा चैलेंज जो है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 5334 स्ट्रक्चर। अभी तक इंडिया में जितने स्कूल्स हैं, सभी स्कूल्स में 10+2 के स्ट्रक्चर पर ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। अब एक नया स्ट्रक्चर आया, स्कूल्स में इस नए स्ट्रक्चर को लगाने में काफी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि आपको थ्रू आउट द कंट्री स्कूल लेवल पर स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। सो अलाइनिंग द करिकुला अक्रॉस स्टेट्स एंड ट्रेनिंग एजुकेटर्स फॉर द न्यू पेडागोगिकल मेथड्स हैव बीन स्लो। तो ये देखा गया कि 5334 स्ट्रक्चर के बेसिस पर नई टेक्स्ट बुक्स को डिजाइन करना, न्यू करिकुलम को डिजाइन करना, और उस करिकुलम के बेसिस पर ही टीचर्स को पेडागोगिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, दैट हैज बीन वेरी स्लो। तो अभी स्टेट्स उतना तेजी से इसे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट कुछ क्लासेस तो ऐसी हैं जिनकी टेक्स्ट बुक अभी रिसेंटली ही डिजाइन की गई हैं, तो 4 साल लग गए हैं उस लेवल के बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक को डिजाइन करने के लिए। तो अभी जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं, उसमें जो हमारी प्रोग्रेस है वो काफी स्लो देखी गई। इसके साथ साथ यूनिफाइड हायर एजुकेशन रेगुलेटर। अभी इंडिया में जो हायर एजुकेशन है, मतलब जो हमारे यहाँ कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उनमें क्या करिकुलम होगा, कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया जाएगा, इसके लिए अलग अलग रेगुलेटर्स काम कर रहे हैं, जैसे यूजीसी यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए, ऐसे ही नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। प्रॉब्लम क्या है, अलग अलग टाइप ऑफ एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग रेगुलेटर्स बने हुए हैं हायर एजुकेशन के सेक्टर में। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि इन सभी रेगुलेटर्स को इंटीग्रेट करके एक सिंगल रेगुलेटर बना दिया जाए हायर एजुकेशन के लिए। बट उसके लिए जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी वो हमारी पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ा है, अभी तक वो बिल पास नहीं हो पाया है। एंड इट हैज बीन 4 years, 4 साल हो गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किए, 4 साल में भी अभी वो बिल पास नहीं हो पाया। इसके साथ साथ डिजिटल डिवाइड। अब हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस, डिजिटल मीडियम, उसका इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में देयर इज अ वास्ट डिजिटल डिवाइड। रूरल बैकग्राउंड्स में आज भी इंटरनेट का पेनिट्रेशन उतना अच्छा नहीं है। वहां रहने वाले बच्चों के पास आज भी मॉडर्न डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स वो नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, टैब्स नहीं है। इसी वजह से ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करके उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना या फिर उनकी एजुकेशनल डेवलपमेंट को मॉनिटर करना
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, दैट हैज बीन वेरी चैलेंजिंग. So rural areas, they face intermittent internet access and limited device availability, hindering the effectiveness of digital intervention. तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमने फेस किया है. इसके साथ साथ टीचर ट्रेनिंग गैप, जैसे जैसे न्यू स्ट्रक्चर्स स्कूल में अडॉप्ट किए जा रहे हैं, 5334 स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग न्यू करिकुलम डिजाइन किया जा रहा है, बट टीचर्स को जिस लेवल पर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा, या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद उनका इवैल्यूएशन वो उतना तेजी से नहीं हुआ है जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते थे. सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्फसाइजेस ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग डिमांड्स, एडवांस टीचिंग मेथोडोलॉजी. तो एडवांस टीचिंग मेथोडोलॉजी वो अभी तक भी अपनाई नहीं जा सकी है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. एटलीस्ट वी नो द चैलेंजेस, और जब हमें चैलेंज के बारे में पता होता है तो फिर हम उस चैलेंज को फेस करने के लिए सॉल्यूशंस भी डिजाइन कर सकते हैं, और गवर्नमेंट इन्हीं चैलेंजेस को देखते हुए नए नए सॉल्यूशंस लेकर जरूर आ रही है. सो फाइनली, अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू इंश्योर कि 2015 में जो नया स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया, दैट इज 5334, इस स्ट्रक्चर को इंडिया के सभी स्कूल्स में अप्लाई किया जाए. हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा 2025. इसके साथ साथ यूनिफाइड रेगुलेटर, हायर एजुकेशन सेक्टर, उसको रेगुलेट करने के लिए जो यूनिफाइड रेगुलेटर बनाने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, उस बिल को 2025 में हमें पास करना चाहिए. इसके साथ साथ इनहेंस्ड टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे निष्ठा, इनको और बड़े लेवल पर प्रमोट किया जाए और तेजी से ज्यादा टीचर्स को वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए. उनकी पेडागॉजी में चेंजेस लाए जाएं अकॉर्डिंग टू चेंजिंग करिकुलम, एंड स्पेशली एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं जैसे वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में, तो बहुत जरूरी है कि आपको टीचर्स को भी उसी लेवल पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी. और डिजिटल डिवाइड, इसको तो खत्म करना पड़ेगा. हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि इंटरनेट की पेनिट्रेशन हमारे सभी गांवों तक हो. रूरल बैकग्राउंड में रहने वाले स्टूडेंट्स, उनके पास डिजिटल गैजेट्स हो जिससे वो भी डिजिटल एजुकेशन का फायदा उठा सके, और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो गोल्स हैं टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सेक्टर, वो हम अचीव कर पाए. सो आई होप आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पिलर्स, गोल्स, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा. इसके साथ साथ अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में जाके अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं यूट्यूब पर लेकर आता हूँ, उन सभी क्लासेस का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाता है. ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करता हूँ, उनसे रिलेटेड पीडीएफ भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे. और अगर आप स्टडी IQ के किसी भी बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो आप AC लाइव कोड यूज करके इनरोल भी कर सकते हैं. आई होप ये वीडियो एजुकेशन सेक्टर को देखने के आपका जो नजरिया है उसमें भी एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर जरूर आए. थैंक यू एवरीवन. जय हिंद. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.